जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अ, दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर मुझे बता दें कि आवाज़ और वीडियो आपको सही आ रही है कमेंट्स में, तो ताकि मैं शुरू करूं दोबारा इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा और इसको कंप्लीट करें इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। आकिब चौधरी, वेलकम सर। सो काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ सही है और आपको व्यू सही नज़र आ रहा है, तो मैं स्लाइड्स की तरफ बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जी, सब लोग बताएं कि आपको व्यू भी सही नज़र आ रहा है। जो पावर पॉइंट की हमारी स्लाइड है, एनर्जी की ज़रूरत, यानी हम लोग थे जी, हम मुतवाज़न ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे और एनर्जी की ज़रूरत मालूम करने की तरफ हम जी, ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको, एनर्जी की ज़रूरत। आकिब चौधरी, आई रियली अप्रिशिएट दिस, थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग द वीडियो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर होनी चाहिए तो काइंडली इसको शेयर करें। मैंने इसका टाइटल दे दिया है हिस्सा दोयम, ताकि दूसरी वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाए इंशाल्लाह। और जी, वीडियो क्लियर है जी, सब क्लियर है माशाल्लाह। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हम थोड़ा यही समरी है कि पहले हम लोगों ने जो बुनियादी बुनियादी असूल थे उनको डिस्कस किया, और उसमें अच्छी खुराक जो है वो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा था। अच्छी खुराक में हमने जो है ये हमने सीखा था कि ग़िज़ाई ज़रूरियत को जानना बहुत ज़रूरी है जानवर की अच्छी खुराक देने के लिए। तो अच्छी खुराक देने के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियत का जानना, और फिर ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए हमें खुश्क मादा के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। वो भी मैंने कोशिश की कि खुश्क मादा जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं दूँ इंशाल्लाह। उसमें फ़ैट करेक्टेड मिल्क का जो इस्तेमाल था उसकी इस्तिलाह को भी मैंने एक्सप्लेन किया, वजाहत की। और फिर मुतवाज़न ग़िज़ा के कॉन्सेप्ट पर हम आए कि मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है। तो इसके बाद जो हमारा अभी हम लोग अपने बुनियादी टॉपिक यानी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एनर्जी की ज़रूरत। तो एनर्जी उर्दू में हम तवानाई कहते हैं किसी भी जानदार चीज़ को। जैसे मैंने पहले बताया कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो गाय है या दूध देने वाली जो गाय है, स्पेसिफिकली जो गाय दूध वाली होगी, उसकी एनर्जी की ज़रूरत, उसको मुख्तलिफ काम होते हैं जिनके लिए ग़िज़ाई ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है वो जिस्मानी अवामिल को बहाल रखने, यानी इसको अंग्रेज़ी में मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें जानदार चीज़ों का सांस लेना, खाना पीना, यानी कोई भी एक्टिविटी है, चलना फिरना, ये सारी उनकी ना बॉडी के प्रोसेसेस हैं जो नेचुरली होने हैं। जिस तरह हम लोग भी इंसान हैं, कभी उठ के इधर गए, कभी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़े, कोई मतलब हमारी एक्टिविटी है, तो इसके लिए बॉडी मेंटेन हो रही होती है। तो ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्टिव नहीं होती। ये हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको हमें पूरा करना ही करना होता है, अदरवाइज हम कमज़ोर होते जाएंगे। तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये जो किसी भी जानदार चीज़ों की, कोई भी जानदार चीज़ें, तो मेंटेनेंस एनर्जी इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। और उर्दू में मैंने इसकी वजाहत यही की है कि जिस्मानी अवामल को बहाल रखने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है उसको मेंटेनेंस एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, जाहिर सी बात है, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि फ़ैट जो है वो इटसेल्फ एक बहुत एनर्जी डिमांडिंग चीज़ है। यानी जो दूध में फ़ैट आती है 50% तो एनर्जी तो फ़ैट की ही होती है। तो दूध का जो पैदा करने का अमल है उसके लिए जानवर को बेपनाह एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है। वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। तीसरी जो बुनियादी चीज़ है नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए ग्रोथ। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर वीक होते हैं, कुछ जानवरों ने जिस्म का वजन बरकरार रखा होता है, कुछ जानवर जो होते हैं उनका वजन बढ़ भी रहा होता है। यानी मेंटेनेंस और लैक्टेशन एनर्जी की ज़रूरियात होने के बाद कुछ जानवरों के वजन कम हो रहे होते हैं। तो ये जो ग्रोथ है
ये ग्रोथ से मुराद ये है कि जिस्म जो है उसका बढ़ना, यानी उसका वजन बढ़ना, उसका फ्रेम बढ़ना। अगर हमें कोई नशोनुमा नजर आ रही होगी तो ज़ाहिरी बात है कि उस जानवर को उसकी ग्रोथ के लिए एनर्जी भी मिल रही होगी। तो इसकी भी डिटर्मिनेशन मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर होगा। यानी ये तीसरी बुनियादी चीज़ है। चौथी जो चीज़ है तौलीदी निज़ाम के लिए रिप्रोडक्शन जो है, डेफिनेटली आपने देखा है कि जो भी आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम बताए जाते हैं वो फीड से एसोसिएटेड बताए जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी अगर आपकी कंसेप्शन रेट इंग्लिश में कहते हैं, यानी हमल ठहरने की शरह अगर कम आ रही है, तो उसका डायरेक्टली वास्ता होता है आपकी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इंग्लिश की टर्म है, जिससे मुराद ये है कि जानवर के जिस्म में उतनी खातिर ख्वाह एनर्जी मौजूद ही नहीं है कि वो अपने जिस्म को मेंटेन करने के बाद, दूध देने के बाद वो तौलीदी निज़ाम के लिए वो इस्तेमाल हो सके। वो तो ऑलरेडी बड़ा कमज़ोर है, यानी उसके हार्मोन्स हैं, बॉडी में बहुत सारी हार्मोन चेंजेस होते हैं जो फीड से एसोसिएटेड होते हैं। तो फीड ने कुदरती तौर पे उनको इनिशिएट करवाना होता है, यानी अगर तो सारा जानवर हेल्दी है तो उसके प्रोसेसेस भी बड़े अच्छे रहेंगे। तो ये तौलीदी निज़ाम के लिए, यानी फिर हमल ठहर जाने के बाद भी जो है उसका रोल होता है। तो खैर ये रिक्वायरमेंट जो तौलीदी निज़ाम के लिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली वो हमल ठहर जाने के बाद भी है। ये जो रोल मैंने आपको बताया है वो ऑलरेडी मैं एक मेंटेनेंस में चीज आ जाती है कि जानवर अगर जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होंगे तो उनको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होंगे। लेकिन ये स्पेसिफिकली है जहाँ यहाँ पे जो मैं ये बात कर रहा हूँ तौलीदी निज़ाम के लिए, वो जैसे ही जानवर हमल ठहर जाता है और उसके 190 डेज प्लस हो जाते हैं, तो फिर एक खास मिकदार में एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है जो बच्चे के लिए दरकार होती है जानवर की जरूरियात के अलावा। वही मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कि जिस्मानी हालत को बरकरार रखने, बॉडी रिजर्व्स। इंग्लिश में बॉडी रिजर्व्स की एक टर्म है, मैंने उसकी ट्रांसलेशन ये की है जिस्मानी हालत को बरकरार रखने। बेसिकली ये क्या होता है कि जानवरों में या जानदार चीज़ों में ये सलाहियत होती है कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास है ना, तो वो स्टोर कर लेते हैं। यानी उनके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनमें जाके ये स्टोर हो जाती है कि जब कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए उसमें से ना, तब फैट बॉडी रिजर्व्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो खैर बॉडी रिजर्व्स में एनर्जी जाती ही जाती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने फिर न्यूट्रिएंट्स अगर ग़िज़ा में एनर्जी कम दे रहे होंगे तो जानवर वहां से यूज करना शुरू कर देगा और कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी रिजर्व ही जब बढ़ते हैं तो वजन भी बढ़ता है। तो ये सारी ये बुनियादी चीजें जानवर जो गाय वाला दूध है वाली गाय है वो इन अवामिल के लिए उसको एनर्जी, ये जो 5 बुनियादी चीजें इनका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं जी। एक टर्म आपने सुनी होगी नेट एनर्जी। नेट एनर्जी जो है मतलब इंग्लिश में इसको कुल एनर्जी कहते हैं, उर्दू में हम लोग नेट एनर्जी, इंग्लिश में हमारे एक टर्म है। तो ये क्या होती है बेसिकली, बहुत सारे लोगों ने सुना है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये होती क्या है बेसिकली। अब बेसिकली कोई भी अगर आपने खुराक चाहे वो इंसान ने ली है या जानदार चीज कोई भी गाय ने खानी है या अभी उसने खाए नहीं है, तो उसकी एक ग्रॉस एनर्जी होती है। यानी खाने से भी पहले अगर वो एक टोकरी में पड़ी है या किसी आप कह लें कि फीड टेबल के अंदर है, जानवर नहीं खाएंगे, तो उसकी एक ग्रॉस एनर्जी अपनी उसकी ग्रॉस वैल्यू है, वो जानवर के पेट में जाएगी। तो वो ग्रॉस एनर्जी जो है वो फिर तब्दील होती है डाइजेस्टिव एनर्जी में, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये ग्रॉस एनर्जी ये इब्तदाई कीमत होती है किसी भी खुराक की, किसी भी खुराक। तो इसका जो ये ग्रॉस एनर्जी की जितनी भी एस्टिमेशन है एक्सपर्ट्स ने, जो भी साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने इसको मुख्तलिफ ट्रायल्स के साथ हर एक की वैल्यूज दी हुई हैं कि फलां चीज की ग्रॉस एनर्जी इतनी बनती है। यानी अगर फीड मटेरियल अच्छे हों, डाइजेस्टिव हों, तो उनकी जनाब खुराक के जलने से मालूम, उन्होंने ट्रायल्स किए हैं कि खुराक को बर्न करके, ठीक है, तो यानी वो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उनको एक मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स किए गए हैं उनकी हीट को मालूम करने के लिए। तो ये ग्रॉस एनर्जी ला दिया। जब गाय खुराक खाती है तो बेसिकली वो क्या खा रही है जी, ग्रॉस एनर्जी उसके अंदर जाएगी, वो फीड की वो खुराक सबसे पहले हजम होती है और उसके नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी को डाइजेस्टिबल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी पहले खुराक जाएगी, खुराक मैदे में गई है तो वहां पे ऑलरेडी एक गर्म माहौल बन गया है, मैदे के अंदर हर चीज बॉडी का टेम्परेचर है, फिर डाइजेशन शुरू होती है,
माइक्रोब्स हैं, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो फिर क्या होता है कि गैसेस भी बनती हैं और फीसिस भी बनता है। तो यानी जो ग्रॉस में से हमारी जो एनर्जी माइनस होके इस शक्ल में जो जाया होके निकल के गैसेस में जो मतलब फिर एक डाइजेस्टिबल एनर्जी हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी। डेफिनेटली ग्रॉस में से जो डाइजेस्टिबल एनर्जी हमें हासिल हो रही है वो कम होगी ग्रॉस से ना। ग्रॉस तो हमारे पास एक फुल एनर्जी थी, जैसे हमारी कंपनीज में सैलरीज होती हैं कि ग्रॉस सैलरी है फिर एक बेसिक सैलरी है। तो ग्रॉस होती है ओवरऑल सैलरी, आपका हाउसिंग अलाउंस भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन क्या है जब आपकी वो बेसिक सैलरी आ जाएंगी तो वो निकल, तो बेसिक इन हैंड आपके पास कैश होता है। तो ये मैं एक एक्सप्लेनेशन है, एक मैंने एसोसिएट की इस टर्म से, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब आगे क्या होता है कि जो नेट एनर्जी से सॉरी डाइजेस्टिबल एनर्जी है वो मजीद मेटाबोलाइज होती है। डाइजेशन के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म भी एक निज़ाम का प्रोसेस है कि वो जो ऑलरेडी डाइजेस्ट शुदा खुराक होती है उसमें से गैसेस भी निकल गई, पेशाब फीसेस वगैरह भी निकल गए, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी बचेगी मेटाबॉलिज्म के बाद, मैं मेटाबॉलिज्म का आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो एनर्जी रह जाएगी वो मेटाबोलाइज एनर्जी कहलाती है, ठीक। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म अमल के लिए दस्तयाब होती है। मेटाबॉलिज्म अमल जो है उसमें आप जो आपके पास खुराक बच गई है ना हजम होके, जो असल में जिसने भी न्यूट्रिएंट्स बनने हैं आंतों में और फिर हजम होके पूरे बॉडी को प्रोवाइड करने हैं, तो वो यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या जितनी भी चिकनाई वगैरह होंगी वो सारी वो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में तब्दील होंगे ना और बॉडी को मिलेंगे, वो मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जो बचने वाली एनर्जी है वो मेटाबोलाइज एनर्जी कहलाएगी। अब और माइनस हो गई, यानी उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले तो फिर और गोबर वगैरह निकल गया बाहर, एक हीट और निकल गई खारिज होगी, तो फिर बाकी जो बच गई वो मेटाबॉलिज्म के अमल के बाद रह जाने वाली एनर्जी जो है, जो जानवर को बचत आएगी। यानी जैसे वो मैं आपको बता रहा था ना कि बेसिक सैलरी बचेगी, कैश इन हैंड जो आपको एक्चुअली में पैसे मिलेंगे, वो नेट एनर्जी कहलाती है। हाँ अभी अब वो जानवर को मिली है, भाई हमने ये सारी कटौतियां कर ली हैं, तो अब ये तुम्हारे पास एनर्जी है, इसको तुमने इस्तेमाल करना है, कर लो। तुमने दूध के लिए करना है, तुमने अपनी ग्रोथ के लिए करना है। तो ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नेट एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये मैंने एक कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, नेट एनर्जी। तो इसीलिए हम आगे जितने भी रेफरेंसेस लेंगे तो यानी अपनी कैलकुलेशंस में वो नेट एनर्जी को लेंगे। लेकिन एक आगे फार्मूला भी मैं आपको बताता हूं कि जो मेटाबोलाइज एनर्जी होती है वो 82% ऑफ डाइजेस्टिबल एनर्जी, यानी कि 18% जो है तकरीबन वो ग्रॉस एनर्जी में से जो निकलने के बाद डाइजेस्टिबल एनर्जी रहती है, तो उसका भी 82% तकरीबन मेटाबोलाइज एनर्जी बनता है। और मेटाबोलाइज एनर्जी जो होता है वो नेट एनर्जी जो होती है वो तकरीबन मेटाबोलाइज एनर्जी का 64% होती है। तकरीबन जो भी हमारे पास मेटाबोलाइज, फॉर एग्जांपल हमारे वंडा में अगर मेरे पास 2900 किलो कैलोरी मेटाबोलाइज एनर्जी की किसी ने वैल्यू दी हुई होगी ना, तो उसका अगर 64% में करूंगा तो वो मेरे पास तकरीबन नेट एनर्जी आएगी कि वो इतना निकल जाने के बाद, क्योंकि वो एनर्जी तो मेटाबोलाइज के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैंने नेट एनर्जी की एक्सप्लेनेशन की है कि ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट इसका बताना। आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको समझेगा। नेट एनर्जी की जरूरत ही हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। अब नेट एनर्जी एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि क्योंकि आगे जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें नेट एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब मेंटेनेंस एनर्जी जो मैंने आपको बताया था कि जानवर को सबसे पहले मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसका बुनियादी फार्मूला ये है 0.080 मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट पावर 0.75। तो बॉडी वेट सिंपल है, यहाँ पे 600 ग्राम, अगर 600 किलोग्राम वेट है तो उसकी आप पावर करेंगे 0.75। कैलकुलेटर्स में ऑप्शन मौजूद है तो इससे आपको मिल जाएगा। इसी तरह दूध के लिए जो जानवर को रिक्वायर्ड लैक्टेशन के लिए जो दूध के लिए चाहिए होती है एनर्जी, वो 0.749 मल्टीप्लाई बाय एफसीएम। अब मुझे पता है कि एफसीएम तो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप इजीली निकाल सकते हैं कि कोई भी जानवर है उसका दूध है तो उसको आप उसको फैट करेक्टेड मिल्क में चेंज करें और उसको 0.749 से मल्टीप्लाई करें तो आपको लैक्टेशन एनर्जी मिल जाएगी। ग्रोथ
के लिए जो नेट एनर्जी कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रोथ, साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपका जानवर दूध भी दे रहा है, आपका जानवर मेंटेनेंस भी हो रही है, तो आपको उसकी ग्रोथ बरकरार रखने के लिए कितना इंक्रीमेंट या सरप्लस देना चाहिए। तो ये जो उन्होंने रिकमेंड किया था, मैंने जो पढ़ा है नासिक के डॉक्यूमेंट में, नेशनल रिसर्च काउंसिल सलाह देती है कि नशनुमा बेहतर के लिए पहले सुए वाली गायों को आप एनर्जी में 20% इजाफा, यानी जो कुल नेट एनर्जी एंड पे आप देंगे ना मेंटेनेंस की, लैक्टेशन की मिला के, तो उसमें तकरीबन 20% आप जो पहले सुए वाली हैं उनको आप कर दें शामिल। और ठीक है, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेनेशन भी करूंगा इंशाल्लाह इसकी। जबकि दूसरे सुए वाली गायों में आप ना 10% इजाफा, यानी 10% जायद एनर्जी रखें। जितनी फॉर एग्जाम्पल आपकी 50 किलो मेगा कैलोरी बन रही है ना कुल जानवर को जरूरियात के हिसाब से, तो आप 5 मेगा कैलोरी दूसरे सुए वालों की ज्यादा रख दें। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ठीक है। और रिप्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है नेट एनर्जी, वो ये है कि आपका जब जानवर हमल में ठहरा हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसा होता है कि जब हमल 190 दिन के बाद शुरू होता है ना, 190 दिन से 270 जेस्टेशन के, यानी हमल के जो दौरानिया है 190 दिन से लेकर 270, तब ये बच्चे की ना जरूरत बढ़ जाती है। यानी जानवर को आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ये देनी चाहिए, जो उसकी जरूरियात से जो ज्यादा एनर्जी होगी वो जब बच्चे को जानी चाहिए। सादा अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि आखिरी जो 3 माह है, यानी कि मतलब 190 डेज से 279 डेज तक आप 20 से 35% तक इजाफा दे के एनर्जी जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये जायद एनर्जी जो है बच्चे की बेहतर नशुमा के लिए दरकार होती है। जानवर ने उधर भी पूरी करनी है, जानवर दूध भी दे रहा होगा अगर आपने ड्राई नहीं किया हुआ, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में है, तो अगर ड्राई कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आप इस फार्मूला में जब पुट करेंगे ना FCM, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राई करके दूध, तो ये कम हो जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये निकल जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये सारा आप फार्मूलाज के साथ प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपने अगर ड्राई एनिमल कर लिया है तो ये तो ऑलरेडी कम हो रही है मेरी। ठीक है, तो फिर जितनी टोटल बन रही होगी उसका 20 से 35% आप और ऐड करते जाएं शाम। तो इजी है बहुत, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये है कि एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि यार हमारा जानवर ड्राई हो रहा है, हमारा जानवर प्रेग्नेंट है, तो क्या उसकी क्या जरूरियात हैं, कैसे करें, मतलब क्या मेंटेन करें। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट बॉडी कंडीशन स्कोर का है और जिस्मानी वजन का है। आपने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपके जानवर का वजन कितना चल रहा है, और आपके जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो वजन जो है मेन बुनियादी चीज है, यानी दूध वाले जानवरों में आपने हमेशा टारगेट ग्रोथ करनी होती है, यानी अहदाफ को सेट करना है कि आपको इस टाइम पे कितना वजन चाहिए, इस टाइम पे कितना करना है, ये सारी चीजें बहुत सारी। इसके लिए मैं एक बहुत ही नाइस पिक्चर मुझे मिली थी, तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, इसमें एक टर्म यूज की गई है मेच्योर बॉडी साइज। मेच्योर बॉडी साइज किसी भी या मेच्योर बॉडी वेट किसी भी वो गाय या मतलब भैंस का वो वजन होता है जो वो तकरीबन मेरे ख्याल में तीसरे सूए में जाके हासिल कर लेती है, जब उसका ढांचा कंप्लीट हो जाता है, यानी उसका जो हड्डियों का ढांचा, यानी जिसको इंग्लिश में फ्रेम कहते हैं ना, वो जाके मुकम्मल। क्योंकि ढांचा ऐसी चीज है, वजन आपका कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ढांचा जो बन गया है ना वो कम नहीं हो सकता, वो उसने बढ़ना ही है। यानी एक हमारा जो स्केलेटन है या ढांचा है हड्डियों का, तो मेच्योर बॉडी वेट वो होता है जो कोई भी गाय तीसरे सूए में जाके हासिल कर ले अपना ढांचे की ग्रोथ मुकम्मल होने के बाद। क्योंकि इस दौरान में क्या हो रहा होता है, ढांचा बढ़ ही रहा होता है जो जाके तीसरे सूए में जाके रुकता है, तो इसलिए इसको मेच्योर बॉडी साइज कहते हैं। तो हमेशा ये मेच्योर बॉडी साइज का बॉडी वेट का रेफरेंस लिया जाता है। जो हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय हैं उनके बॉडी वेट्स मुख्तलिफ कंट्रीज और रीजन के हिसाब से वेरी करते हैं। जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा वो 640 केजी 640 किलोग्राम मेच्योर बॉडी वेट, यानी तीसरे सूए में जब ये हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय पहुंचती है तो 640 किलोग्राम को मैं इस एग्जांपल में ले रहा हूँ मेच्योर बॉडी वेट। मेच्योर मुझे इसकी ना उर्दू मिला नहीं था, तो मैं या कह दें नशनुमा याफ्ता कह दें, मैंने ऐसी मेच्योर जिस्मानी वजन लिख दिया। ठीक है,
तो अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास जो ब्रीड है हॉलस्टीन फ्रीजियन, उनका एवरेज यानी तीसरे सूए में, ये बहुत सारे जो एडवांस तजर्बे वाले फार्मर हैं ना, उनको ये मजीद आइडिया होगा। मैं तो अभी पहले साल में फार्मिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं तीसरे साल में मेरे कुछ जानवर होंगे तो मैं उनका औसत बॉडी वेट लूंगा एवरेज, फिर मुझे और मजीद हो जाएगा कि ये कितना एवरेज बॉडी वेट होता है तीसरे सूए के बाद। तो अगर मैं अज्यूम करूं 640 किलोग्राम जो एवरेज है, मैंने जितना पढ़ा है, तो पहली ब्रीडिंग पर, यानी जब बच्चा, पहली ब्रीडिंग जो होती है, पुबर्टी कहते हैं जवानी को, बलूगत को, ये तकरीबन, ये कहते हैं कि ये तकरीबन 45 से 50% पे आना शुरू हो जाती है। यानी अगर 640 वाली होगी ना गाय, तो वो तकरीबन 320 किलोग्राम पे जाके उसको जवानी शो होना शुरू हो जाएगी, 300 से 320। तो वो जो रिकमेंड करते हैं इस ब्रीड की कि वो 55% वजन होना चाहिए बछड़ी का, जब उसको आपने पहली ब्रीडिंग करनी है। तो 55% का मतलब है 640 जरा 55%, यानी 350 किलोग्राम की बेहतरीन किस्म की बछड़ी कंसिडर की जाती है। तो ये आपके मुख्तलिफ हैं, मतलब मेच्योर बॉडी वेट के हिसाब से है, चूंकि तो 620 भी हो सकता है मेच्योर बॉडी वेट। यानी आप ये जहन में रखें कि 320 प्लस और 350 टू 320 टू 350 kg बहुत बेस्ट वेट्स हैं ब्रीडिंग करने के लिए हॉलस्टीन फ्रीजियन के। इसी तरह हम आगे बढ़े कि जब ये गाय जो है अपनी बर्थ पे जाएगी, पहले बच्चे की पैदाइश पे, पैदाइश के फौरन बाद, यानी उसके जो जेस्टेशन का लिक्विड है वो सारा फ्लूइड वगैरह वो निकल जाएगा, बच्चा का वेट माइनस हो जाएगा। तो उसका जो वजन उस दिन आप करेंगे ना बच्चे के बाद, वो 82% ऑफ मेच्योर बॉडी वेट होना चाहिए। यानी तब वो गाय जो है तकरीबन 500 सवा 500 किलो की होनी चाहिए। यानी ये हॉलस्टीन फ्रीजियन के बारे में ये है कि क्योंकि जो पहले जो है आपने देखना है कि 1-2-3 हफ्ते या पहले महीने में बॉडी वेट बहुत डिक्रीज करेगा ड्यू टू डिप्रेस्ड डीएमआई, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का खतरा होता है। तो ये आपने ये मेक श्योर करना है कि जानवर में से जो तकरीबन वो 600 किलो को पहुंच जाए, ताकि उनमें से माइनस होने के बाद, यानी बच्चा और वो जो बच्चे का फ्लूइड है उसको मिला के 600 के करीब मेरी गाय जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 600 प्लस में ही पहले बच्चे पे गई थी। और रिसेंटली बॉडी वेट भी, मतलब जो मेरे पास 490 वाले आ रहे हैं वेट, वो उनकी मेच्योर बॉडी वेट मैं समझता हूं कि वो 600 या 620 की रेंज में, इसी वजह से ना। तो तीसरा जो है, यानी दूसरे बच्चे पे जब पहुंचेगी तो वो 92% होना चाहिए। यानी 92%, यानी जब दूसरे बच्चे के फौरन बाद आप वेट करेंगे ना, तो जानवर का वजन 580 से 90 किलो हो जाना चाहिए, अगर तो उनका मेच्योर बॉडी वेट उस ब्रीड का या उस नस्ल का ये 640 बन रहा है। इसी तरह जब वो तीसरे सूए में पहुंचेगी तो वो अपने मेच्योर बॉडी वेट को पहुंच जाएगी। सिंपल सा ये रूल है कि या उसका फ्रेम ढांचा पूरा हो चुका होगा, तो ये फिर मेच्योर गायें शुमार होना शुरू हो जाएंगी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सूए में अगर तो ज्यादा जाती हैं। नॉर्मली जो ज्यादा प्रोडक्शन वाले होते हैं वो उनकी लॉन्गिटिविटी भी मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये आपको ये लगेगा कि ये जो तीसरा चौथा सूआ है वहां तक जाके जानवर की मेच्योरिटी मुकम्मल हो जाती है फ्रेम। तो ये था मतलूबा जिस्मानी वजन के अहदाफ रखने के लिए आपको एक बड़ी यूजफुल स्लाइड है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। बॉडी कंडीशन स्कोर दूसरी चीज है। जिस्मानी वजन के साथ साथ आपको इसका तजर्बा होना चाहिए। ये बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें अपने फार्म पे। ये बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बॉडी कंडीशन स्कोर 1 से 5 स्केल का दर्जा यूज किया जाता है। वैसे 1 से 9 स्केल का दर्जा भी है, लेकिन 1 से 5 स्केल का दर्जा ही यूज किया जाता है। तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये क्या है बॉडी कंडीशन स्कोर। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों को बहुत इसका आइडिया है। तो अगर बॉडी कंडीशन स्कोर ये होता है कि जिस जानवर की जिसामत के हिसाब से उसकी दर्जाबंदी की जाती है कि वो किस दर्जे में फॉल कर रहा है, उस तरह से उस दर्जाबंदी के हिसाब से फिर उनको मुख्तलिफ दर्जे दिए जाते हैं कि ये इस रेंज में फॉल कर रहे हैं। अब अगर कोई गाय जो है वो ज्यादा मोटी हो जाएगी तो उसकी वो जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग का दर्जा है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी वो 4 या 5 मैक्सिमम होता है जिसमें गाय बहुत ही मोटी शुमार की जाती है।
और 4 से 5 तो मतलब एक डेंजर जोन है जिसमें गाय बहुत ज्यादा मोटी शुमार की जाती है। तो ये वो स्टेज होती है कि जिसमें गाय जो है ना उससे वो रिप्रोडक्शन बेहतर हो सकेगी, ना उससे कोई खुराक की डाइजेशन बेहतर हो सकेगी। तो ये डेयरी फार्मिंग के लिए फेल है अगर आप बहुत ज्यादा मोटा जानवर को करेंगे। तो ये आप मसाइल से दो चार होंगे। कभी भी ये ना देखें कि आपने जानवर को बहुत मोटा कर लेना है या उसका दर्जा बंदी जो है उसकी प्रैक्टिस करें आप। इंशाल्लाह यूट्यूब पे हैं, 4 से 5 पे कभी भी आप ना जाएं। ये कोशिश करें। ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेगी और मतलब मुश्किल काविंग और ये सारी चीजें इसका शामिल हैं। इसके अलावा दूध की पैदावार में भी कमी, शरह पैदाइश में भी कमी, यानी हमल का जल्द ना ठहरना और बच्चे की पैदाइश में मुश्किल, ऐसे मिसाइल मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया। और अब क्या होता है कि लोग आखिरी दिनों में सम टाइम ऐसा होता है कि गाय को ज्यादा मोटा कर लेते हैं। जब गाय जो है ड्राई की है तो उसको मतलब उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वंडा नहीं देना जी, वंडा बंद कर देना है, तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि वंडा एक एनर्जी सोर्स है, एनर्जी प्रोटीन सोर्स है। तो हम दूध कम कर रहे हैं, ठीक है, आखिरी दिनों में, और वंडा हमने ज्यादा दिया है। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने वंडा क्यों बंद करते हैं। बेसिकली कि हम ये नहीं चाहते कि गाय जो है वो प्रेग्नेंट है और वो 4-5 बीसीएस पे पहुंच जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका वंडा कम कर देते हैं। और इवन कि तूड़ी वगैरह या इन चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है उन जानवरों के कि वो खाते भी रहें और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक भी रहे, लेकिन वो ज्यादा मोटे ना हो जाएं कि कहीं उनको काविंग में प्रॉब्लम हो। तो ये बुनियादी वजह होती है। तो आखिरी 3 महीने में जैसे ही लैक्टेशन कर्व ड्रॉप हो रही होती है तो जानवर को अगर हम एनर्जी ज्यादा देते रहेंगे तो वो स्टोर होती जाएगी, वो उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग जो है केयर नहीं करते। इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली डाइट का इस्तेमाल करें। आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें। फाइबर में सबसे बेस्ट चीज जो है तूड़ी है। हे हम नहीं दे सकते क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स हैं। मिनरल जो होते हैं ना, जो डी के इम्बैलेंस है वो होता है, उसकी वजह से हम वो मिल्क फीवर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसलिए वो एक अलग से मैनेजमेंट है। मेरे ख्याल में उसके लिए अलग से किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे कि डीकेड यानी मिनरल को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए हमल के दिनों में। तो फिलहाल आप यही रखें कि जहन में कि कम एनर्जी वाला चारा दिया जाना चाहिए जो जानवर ज्यादा जुगाली करता रहे लेकिन उसका जिस्म का वजन ज्यादा ना बढ़े। तो ये बॉडी कंडीशन स्कोरिंग की जो है ना कंट्रोल है, आप इस तरह से करेंगे। इसी तरह जो दुबली गाय है, अगर आपने बहुत ही गाय कमजोर कर दी है, शुरू में ना उसको दूध के वक्त में उसको खुराक मिली ना आखिर में मिली, तो ना तो वो कंसीव होगी, और अगर वो किसी वजह से ठहर भी जाती है तो बहुत सारे मसाइल जो हैं पोस्ट काविंग मसाइल, रिटेन प्लेसेंटा, यानी आप देखते जाएं कि आपको नजर आ जाएगा कि 50% से ज्यादा मसाइल फीड से एसोसिएटेड हैं। क्वालिटी फीड हर चीज आप देंगे तो जानवर बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स करेगा, और बाकी आपने चीजों को कंट्रोल करना है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे। इन चीजों को समझ के करेंगे आप तो बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। यानी आप उनको बैलेंस लेके, टारगेट ग्रोथ लेके, डेयरी फार्मिंग में टारगेट ग्रोथ होती है। तो अब गायों में दूध के जो इब्तदाई दिन है यानी तकरीबन, उसमें देखें खुराक से एनर्जी कम हासिल होती है। वो क्यों हासिल कम होती है? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि खुश्क मादा जो है उसके खाने की सलाहियत कम होती है। खुश्क मादा जब वो कम खा रहा होगा यानी वो खुराक कम खा रहा होगा, डीएमआई इंटेक कम होगी तो न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे होंगे। तो गाय कदरे कम खुराक खाती है और दूध ज्यादा देती है। दूध तो डेफिनेटली नए दिन होते हैं तो दूध उसने एक का नेचुरल प्रोसेस है, वो उसने ज्यादा देना ही देना है शुरू के दिनों में। तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और बॉडी कंडीशन स्कोर जो है ना वो ड्रॉप होना होता है, नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाना होता है। अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह है कि अगर हम उसको कुछ ऐसी चीजें दें, इसी वजह से लोग पहले देसी घी या इन चीजों का इस्तेमाल करते थे कि वो जानवर ने खाना नहीं है तो हम इनका इस्तेमाल करके जानवर की एनर्जी को बूस्ट रखें, ठीक है। तो ये देसी तरीके होते थे पहले, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो हमें आजकल जो है मॉडर्न वर्ल्ड में बाईपास फैट आ चुकी है, वो जाके सीधी आंतड़ियों में हजम होती है। वो मैदे में जो मौजूद दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अदरवाइज अगर आप तेल देंगे तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो वो जानवर को एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो साथ ही साथ जो मैदे के अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं।
और उसकी ग्रोथ कम होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हमें मॉडर्न जो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। बाईपास फैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। आप एनर्जी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं उसके साथ, उसमें खर्चा करें। जानवर को मतलब जो उसके पर्टिकुलर स्टेजेस हैं उनमें खर्चा करें, वो आपको अच्छा उसका फायदा रहेगा। यानी अगर हमल से पहले, सॉरी, काविंग से पहले 21 दिन है, अगर आप कुछ चीज़ों ग्लूकोज वगैरह या इन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं तो वो जानवर के लिए फायदा है और आपके लिए फायदा है। बाद में जानवर रिलैक्स रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उन दिनों में खर्चा करें आप बेशक। जैसे अभी गर्मियों के दिन हैं, उसमें भी डीएमआई कम होती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह किसी लेक्चर में। एनर्जी के मनफी तवादन का शिकार हो जाती है। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ ना कि डीएमआई जब कम शुरू में खाएगी बच्चा देने के बाद, तो एनर्जी कम उसको मिलेगी और वो अपने बॉडी से यूज करेगी। तो और फिर उसकी जो है जाहिर बात है, जब वो अपने बॉडी रिजर्व यूज करेगी तो वजन कम होना शुरू हो जाएगा और बॉडी कंडीशन स्कोरिंग भी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसीलिए जब काविंग से पहले अगर आपने मतलब उसको अच्छा तैयार किया होगा, यानी ना ज्यादा मोटा किया होगा ना ज्यादा पतला, लेकिन इस रेंज में रखा होगा कि आप 3.5 या 3.25 उसका बीसीएस होगा, 3.75 या 3.5, तो वो 2.75 या 2.75 पे शुरू के दिनों में स्टेबल हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करके आप उसको दोबारा 3 पे ला सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है बॉडी कंडीशन स्कोरिंग पे नज़र रखना, इसकी प्रैक्टिस करना। दूध देने वाली गायें बड़ी तब मुश्किल, क्योंकि देखें ये चैलेंज बन जाएगा आपके लिए। पहले 2-3 महीने में अगर आप कोशिश करें कि आप बॉडी कंडीशन स्कोर को बढ़ाने लगें, तो इसके लिए आपको 80 से 90 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा एक दर्जे को बढ़ाने के लिए। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा भी कि, लेकिन ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि 80 से 90 किलो तक वजन बढ़ाना पड़ सकता है आपको एक दर्जा बढ़ाने, जो कि नामुमकिन हो जाता है शुरू के 4-5-6-7 महीनों तक। ठीक, तो इसीलिए जो कोशिश करनी है वो हमें बच्चा देने से पहले ही करनी है ताकि हम तैयार रहें। बाकी जो चीजें हम देते हैं दूध के दौरानिया में, वो तो उसी की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम पूरा रख लें तो वो ही बड़ा एक हमारा चैलेंज होता है कि हम उसको कर सकते हैं। जी जी, सैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं वो फायदेमंद होती हैं। बहुत सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड ही होते हैं बाईपास फैट में, जो सीधे आंतों में जाते हैं। C16, C18, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना शुरू इब्तदाई जानवरों की बॉडी कंडीशन स्कोर्स की रेंज बताता हूँ। जो 4 माह तक की बछड़ियां हैं उनकी स्कोरिंग 2 से 2.25 दर्जा बंदी, ये 1 से 5 दर्जा बंदी के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 माह की बछड़ियां, फिर 4 से 10 माह की बछड़ियां जो हैं उनका 2.25 से 2.25 तक आप ले जाएं बॉडी कंडीशन स्कोर। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ना कैसे करना होती है दर्जाबंदी। फिर 10 से 12 माह जब ब्रीडिंग का टाइम आएगा तो ये आप 2.25 से 3 तक दर्जाबंदी को मेंटेन कर लें, इनकी जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है। फिर 12 से 15 माह जब अगर वो कंसीव कर जाती हैं तो फिर आप इनकी और इम्प्रूवमेंट करें, 3 से 3.25 तक इनका टारगेट रखें 15 माह की उम्र तक, 3.25 तक का। फिर जैसे ही 15 से 20 माह की हो तो 3.25 से फिर 3.5 आप इसका ले जाएं, यानी बॉडी कंडीशन स्कोर इतना, यानी ये ना करें कि बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में मोटा कर लें। ठीक है, तो आप ये टारगेट ग्रोथ रखें। समटाइम आपको 600 ग्राम पर डे एवरी डेली गेन कराना भी पड़ सकता है, 1000 ग्राम पर डे एवरी डेली गेन भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन आप अहदाफ के हिसाब से चलें ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना आए किसी भी महीने में। 20 माह से बड़ी बछड़ियों का स्कोर 3.5 से 4.25 तक होना चाहिए। यानी जाहिर बात है अभी 24 माह या 23 माह या 26 माह में काविंग टाइम आ जाता है, तो आप ये टारगेट रख लें कि बच्चा देने पे मेरी गाय का या पहली बछड़ी का 3.5 4.25 बॉडी कंडीशन स्कोर पहुंच जाए। और इसी तरह फिर सब्सीक्वेंट यानी अगली जो लैक्टेशन हैं उनमें भी आप यही स्टैंडर्ड अपनाएं। जो भी बच्चा देने वाली दूसरे सुए वाली हो 3.5 तक कम से कम लेके जाएं, 3.5 4.25 तक, ताकि जो है वो एक दर्जा ड्रॉप करेगी तो वो कहीं मतलब वो आपको प्रॉब्लम ना आए फिर मिल्किंग में। प्रोटीन की जरूरत मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में। अब हाँ जी, मेरे ख्याल में एनर्जी का मैंने टॉपिक कवर कर लिया है। एनर्जी में आपको 2 मेन चीजें थी, जो जिस्मानी वजन और बॉडी कंडीशन स्कोर का भी आइडिया दे दिया है। दूध देने वाली ज्यादा गाय कमजोर की बात कर रहे थे।
जी मैं वही आपको एक्सप्लेन किया, आप वीडियो दोबारा भी देखेंगे, मैं क्वेश्चन बाद में भी लूंगा। तो आप जब ये वीडियोस को या स्लाइड्स को दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं जी प्रोटीन। दूसरा बुनियादी गजाई जुज जो है खुराक का वो प्रोटीन है। प्रोटीन की मैं डेफिनेशन आपको कर दूं, प्रोटीन क्या है बेसिकली। जो भी मुख्तलिफ हमारी नेचुरल गजाएं हैं उनमें प्रोटीन किसी ना किसी हद तक मौजूद होती है। एक चीज होती है प्रोटीन और एक होती है नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन भी प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मौजूद होती है और नॉन प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो जो कुल यानी प्रोटीन वाले नाइट्रोजन, जिन जिन चीजों में नाइट्रोजन होगी उनके मजबूए को हम क्रूड प्रोटीन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि क्रूड प्रोटीन में असल प्रोटीन भी मौजूद हो, ठीक है, उसमें नॉन प्रोटीन वाली आइटम भी मौजूद हो सकते हैं। उसको हम क्रूड प्रोटीन का हिस्सा इसलिए बना देते हैं कि दूसरी चीजों में नाइट्रोजन मौजूद है, तो लिहाजा इसलिए मजबूरी होता है उनको क्रूड प्रोटीन का हिस्सा बनाना। वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे गाय या जुगाली वाले जानवर इस्तेमाल करके उसको प्रोटीन में तब्दील कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी ग़िज़ा में प्रोटीन का अगर अंदाजा लगाना हो या क्रूड प्रोटीन का अंदाजा लगाना हो तो नाइट्रोजन की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जितने भी लैब टेस्ट हैं ये सारे इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि नाइट्रोजन कंटेंट्स जो है उनका अंदाजा लगाया जाता है और फिर आपको सीपी की वैल्यू दे दी जाती है कि ये जी फलां ग़िज़ा के सैंपल में इतनी क्रूड प्रोटीन है। बेसिकली वो नाइट्रोजन की मिकदार होती है। अब जो हकीकी प्रोटीन होती है ना किसी भी ग़िज़ा में, वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की लंबी कीमियाई जंजीरों को कहते हैं। आप ये जंजीर जो होती है ना उसको विजुअलाइज कर लें, जहन में आप तसव्वुर कर लें। अमीनो एसिड्स ऐसी चीजें हैं कि वो जब मिल जाते हैं तो वो प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी हमारे मसल जो है ना बेसिकली जितना भी गोश्त है बॉडी बिल्डर्स का या कोई किसी भी मतलब वेट लिफ्टर्स का जितना गोश्त वाला पार्ट होता है वो अमीनो एसिड्स हैं बेसिकली। लंबी कीमियाई जंजीरें हैं वो आप समझें। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन होती है, लिहाजा अगर हम गाय के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, अगर हम गाय को नाइट्रोजन भी दे देंगे तो वहां पे माइक्रोब्स जो है उनको अमोनिया में चेंज करते हैं, फिर अमोनिया जो है वो उनको अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है और फिर हमें एक प्रोटीन अंदर ही एक नई बन रही होती है, उसको माइक्रोबाइल प्रोटीन कहते हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है कि अगर जुगाली वाले जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियत नहीं पूरी हो रही अमीनो एसिड से जो हमने ग़िज़ा में दिए हैं, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक निज़ाम रखा है कि वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेके उसको अमोनिया में तब्दील करते हैं और फिर एक माइक्रोबाइल प्रोटीन बनाते हैं। और अब ये निज़ाम देखें कि वो प्रोटीन बनने से उन माइक्रोबाइल्स की ग्रोथ भी होती है और यानी टोटल 60 to 70% तक वो प्रोटीन जो है वो शामिल होती है जो रियल प्रोटीन में जानवर के। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे इंशाल्लाह आपको। तो प्रोटीन मालूम करने के लिए एक मफरूजे का इंतखाब किया जाता था कि ग़िज़ा में प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है, यानी अगर किसी ग़िज़ा में 100 ग्राम प्रोटीन हो तो उसमें 16 ग्राम नाइट्रोजन होगी। तो ये एक मफरूजा है, ये लैब टेस्ट होते हैं सीपी को मालूम करने के लिए। नाइट्रोजन कंटेंट को मालूम किया जाता है, फिर उसको ज़रब दे दी जाती है 16% के हिसाब से। तो ये फिर वो आपको बता देते हैं कि जी फलां ग़िज़ा के सैंपल में इतनी क्रूड प्रोटीन है, लेकिन वो हकीकी प्रोटीन नहीं होती, ये बात ज़हन में रखें, वो क्रूड प्रोटीन होती है। तो क्रूड प्रोटीन दो तरह की मैं आपको जो प्रोटीन है क्रूड प्रोटीन वो दो तरह की होती है, एक मैदे में हजम होने वाली प्रोटीन और एक बाईपास प्रोटीन। मैदे में हजम होने वाली प्रोटीन जो है उसको ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन आरडीपी भी कहते हैं और बाईपास प्रोटीन को आरयूपी यानी ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, यानी जो बाईपास हो जाती है, मैदे में हजम नहीं होती या मैदे में बैक्टीरिया के इस्तेमाल में नहीं आती, सीधी आंतों में चली जाती है। तो इन दोनों का मजबूआ बन के जो होती है वो आरयूपी प्लस आरडीपी इज इक्वल टू सीपी। तो ये क्रूड प्रोटीन दोनों का मजबूआ होती है। अच्छा, अब ये एक आगे चल के मैं आपको अपनी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कि ये डिपेंड करता है दूध की मिकदार पे।
जानवर के दूध की मिकदार पे डिपेंड करेगा ज्यादा हिस्सा कि कितनी जानवर को, अगर मैं दूध वाले जानवरों की बात कर रहा हूं कि दूध वाले जानवरों को कितनी प्रोटीन चाहिए, तो जनरली ये होता है कि ये खुश्क मादे के हिसाब से 12 से 18% तक आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन अब 10 किलो भी हो सकती है जानवरों की, 40 किलो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आगे चल के मैं फॉर्मुलेशन में थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपका 24 किलोग्राम खुश्क मादा है ना, तो उसका 12% से लेकर 18% तक ये हो सकती है। 24 किलोग्राम खुश्क मादा दे रहे हैं तो जाहिर बात है जानवर 30 लीटर से ज्यादा दूध देने वाला है, तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी, 16 से 18% तक हो सकती हैं। और जो मैं आपको ये बता रहा था कि इस ग़िज़ाई प्रोटीन में तकरीबन ये जो हमको टोटल प्रोटीन 12 से 18% देंगे जानवर को, दूध वाले को, उसका जो 65 से 70% होता है हिस्से में, वो मैदे में हजम होने वाली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, और बाकी जो 35 से 30% हिस्सा होता है वो बाइपार प्रोटीन होता है, यानी RUP प्रोटीन, RDP, यानी ज्यादातर हिस्सा आपका जो ग़िज़ा से जाना चाहिए वो RDP यानी जो मैदे में हजम होने वाली प्रोटीन है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो सके, उनको भी एक्टिविटी मिले, और वो जो प्रोटीन बनाए माइक्रोबायल प्रोटीन, अल्लाह का निज़ाम है कि वही जाती है और वो जाके पूरा करती है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोटीन की जरूरत आम एक उलझन हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जी, कि सिर्फ वंडा को CP के लिहाज से ही देखा जाता है और उसको एज ए प्रोटीन सोर्स ही बताया जाता है। मैंने आपको एनर्जी की इंपॉर्टेंस बताई है शुरू की स्लाइड्स में, कि वंडा बना देने का मकसद यह है कि एनर्जी का भी उतना ही रोल है जितना प्रोटीन का रोल है। अगर हमने खाली प्रोटीन ही देनी होती तो हम सिर्फ खल को ही देते रहते, लेकिन वनडे का मकसद ये है कि उसमें एनर्जी भी हो और प्रोटीन भी हो, उसका मरकब हो। तो एक आम उलझन ये है कि वंडा में मौजूद प्रोटीन अगर 18% हो तो वो खुश्क मादा की मियाद पर नहीं बल्कि इस वनडे के मकदार के हिसाब से, तो यानी जो अगर वनडे के बैग पे दर्ज है ना 18% या 20%, तो वो जानवर के कुल खुश्क मादे के हिसाब की नहीं है 18%, वो तो उस वनडे के बैग के कुल खुश्क मादे के हिसाब से है। जानवर का 40 लीटर वाले का खुश्क मादा तो 24 किलो बन रहा था, हमने पीछे देखा, और वो जो 18% है वो 1 किलो मतलब उसके खुश्क मादे के हिसाब से बैग में बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर कोई वंडा 18% प्रोटीन वाला है तो उसके 1 किलोग्राम में 180 ग्राम प्रोटीन होगी। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि अगर आपको अपनी गाय की प्रोटीन खुश्क मादे के लिहाज से, यानी अगर 24 किलोग्राम वाली गाय को अगर आपको रिक्वायरमेंट बन रही है ना 16% प्रोटीन देने की या 18% प्रोटीन देने की, मतलब बन रही हैं आपके पास, यानी 24 किलोग्राम खुश्क मादा वाली गाय है तो आपके पास वंडा 18%, सॉरी मैं ये कंफ्यूज कर रहा हूँ, यानी 18% प्रोटीन आप उसको दे रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आपको 22% से ज्यादा वाला प्रोटीन वाला बंदा भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि ये उसकी ग़िज़ाई जरूरत के हिसाब से होगा कि उसको प्रोटीन कितनी चाहिए। तो वनडे की उलझन में ना जाएं आप कि उस पर जितनी है कि वही वो पूरी कर रही है, बल्कि जानवर के खुश्क मादे के ऊपर आप जाएं कि खुश्क मादे के हिसाब से कितनी तनासब बन रहा है। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि स्लाइड को भी देख के आपको चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। प्रोटीन की जरूरत अभी जारी है और इसमें मेटाबोलाइज्ड प्रोटीन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेटाबोलाइज्ड प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड प्रोटीन हकीकी प्रोटीन नहीं होती। जो जानवर को, जैसे ही जानवर को आप प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन जिस्म में जाती है, मैदे में जाती है, टूटती है, अमीनो एसिड्स फिर जंजीरों से निकल जाते हैं और फिर दोबारा वो अमोनिया में चेंज होते हैं, यानी रीसिंथेसिस होती है, उसका दोबारा बॉडी में प्रोटीन बनती है। ऐसा नहीं है कि जो हमने प्रोटीन दी है वो सीधी जाके दूध में चली जाएगी या सीधी जाके बॉडी टिश्यूज में चली जाएगी, बल्कि वो क्या होगा कि जो हमने प्रोटीन दी है वो एक दफा टूटेगी, हजम होगी, अमोनिया में तब्दील होगी और उसके बाद उसकी डेडिकेशन है कि वो जाके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में जाके जज़ब होगी। तो मेटाबोलाइज प्रोटीन वो हकीकी प्रोटीन होती है जो मैदे से गुजरने के बाद हजम होती है, जिसके नतीजे में बनने वाले अज़ा यानी अमीनो एसिड छोटी आंत में जाके जज़ब होते हैं। तो यानी मैदे से जब एक प्रोसेस हो गया, प्रोटीन आपकी आगे पहुंच गई आंतड़ियों में, वो मेटाबोलाइज्ड प्रोटीन ही हकीकी प्रोटीन होगी जो जानवर को अवेलेबल होती है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके।
नशोनुमा और तौलीद और दूध की पैदावार के लिए अमीनो एसिड्स ही मतलूबा गजाई अज़ा होते हैं जो प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटीन दी, वो पहले मैदे में जाके ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद वो मेटाबोलाइज प्रोटीन में चेंज होती है, और फिर वही मेटाबोलाइज प्रोटीन यानी वही अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी को, जानवर की बॉडी को, या दूध में जाते हैं, या कोई भी तौलीदी निज़ाम है मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए जानवर की, वो बाद में मेटाबोलाइज प्रोटीन वाले अमीनो एसिड जाके अपना हिस्सा डालते हैं। तो लिहाजा मेटाबोलाइज प्रोटीन ही असल प्रोटीन होती है जो जानवर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार होती है। तो यही हकीकी प्रोटीन है, मेटाबोलाइज प्रोटीन। अब प्रोटीन की ज़रूरत को जानने के लिए आपको ये एक कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है कि ऐसा होता है कि जब आप जानवर को प्रोटीन खिलाते हैं तो बहुत सारी प्रोटीन एक कुदरती अवामिल के नतीजे में ज़ाया भी होती है। अब ये दो से तीन कुदरती अवामिल हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि गोबर के जरिए भी ज़ाया होती है प्रोटीन। इसकी रिक्वायरमेंट का भी आपको ये एक अंदाज़ा करना पड़ेगा कि कितने परसेंट जो है बॉडी आपकी प्रोटीन जो है गोबर में ज़ाया हो रही है। इसी तरह पेशाब के जरिए भी प्रोटीन का एक हिस्सा ज़ाया होता है। जिल्द और बालों के जरिए भी, इसको इंग्लिश में स्कर्फ प्रोटीन कहते हैं, और ये एक ज़ाया होने वाली प्रोटीन है। दूध के लिए दरकार प्रोटीन, यानी दूध के लिए भी एक खास मिकदार चाहिए होती है प्रोटीन की। तो अब इन 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 चीजों को मिला के जब आप बनाएंगे तो तब जाके आपको प्रोटीन की जरूरत का पता चलेगा कि यानी ये तीन चीजें तो आपको निकालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपने 4000 ग्राम दी तो 1000 ग्राम हो सकता है आपको इन चीजों के लिए आपको माइनस करनी पड़े कि ये तो यार ये तो निकल जाएंगी, और फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट बनेगी, तो उस हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा फॉर्मुलेशन के हिसाब से। तो बेसिकली इसकी जो फॉर्मूलेशन है मैंने अपनी एक्सेल शीट में की हुई है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके फार्मूलाज भी हैं। अगर आप निकालना चाहें कि कितनी बनेगी वो मैं आपको एक थोड़ा सा उसको मतलब मैं आपको शो करूंगा फार्मूलाज उसके एक शीट में। लेकिन ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जरूरत ये है, दूध वाले जानवरों के लिए दूध के लिए दरकार प्रोटीन, लेकिन आपको इन तीनों जाया जो नुकसान होने वाली प्रोटीन है उनको मद्देनजर रखना होगा। इनको आप जहन में रखेंगे तो तभी आप ये हकीकी दूध के लिए दरकार प्रोटीन आप पहुंचा सकेंगे जानवर को। अदरवाइज वो क्या करेगा, ये सारा जो अगर उसको गुदा में से प्रोटीन नहीं मिल रही होगी तो वो जिस्म जो है उससे वो हासिल करना शुरू करेगा और जानवर वीक होगा और दूध की मिकदार भी कम होगी आपकी। फाइबर की जरूरत, फाइबर भी एक ग़िज़ाई ज़रूरत है जानवर की, ये निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फाइबर में अब जब आप चारा दे रहे होते हैं तो साथ में वंडा दे रहे होते हैं तो एक चारा यानी ग्रीन फॉरेजेस या साइलेज वाली डाइट होती है, चारा जात जिनको कहते हैं। दूसरी आपके पास वंडा जात होते हैं जिनमें दलिए हैं, कॉर्न है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब खुराक में जो कुल फाइबर आपको होना चाहिए वो कुल खुश्क मादा, यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक 40 केजी दूध वाली गाय का 24 किलो हमारा खुश्क मादा बन रहा था, तो उसका खुश्क मादे का 29% आपका कुल फाइबर होना चाहिए यानी खुराक में। तो अगर ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो, यानी मतलब ये एक रेंज है, यानी 29, 30, 31 आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्टिमम है यानी बेस्ट है कि 29% आप एक टारगेट रखें। अब चूंकि खुराक तो चारा जात वंडा जात पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा कुल फाइबर यानी ये जो कुल 29% चारा और वंडा जात को मिला के बनेगा, इसका 80% जो है ना वो चारा जात में से होना चाहिए। ये आपने यकीनी बनाना है कि जो फाइबर आपका इसमें से होगा वो चारा जात में से हो, और बाकी का 20% जो है वो आपका इसमें से वंडा जात में, यानी 29% है ना, तो तकरीबन इसका 80% अगर मैं कहूं तो तकरीबन 24% जो है कुल का वो चारा जात में से होना चाहिए, और बाकी का 5% जो है वो वंडा जात में से होना चाहिए। तो ये इसलिए जरूरी है कि ये निज़ाम को बेहतर रखता है चारा जात। ये जुगाली के अमल को इनिशिएट करवाते हैं, शुरू करवाते हैं। जुगाली का अमल जो है वो जानवरों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि मैदे में वंडों से बनने वाली तजाबियत, वंडों की जो फर्मेंटेशन है वो बड़ी तेजी से होती है, उसके नतीजे में बनने वाले वोलाटाइल फैटी एसिड्स और बहुत सारे जो फर्मेंटेशन के खमीर के प्रोसेस हैं उससे आपके मैदे की तजाबियत जो है वो ज्यादा हो जाती है और पीएच कम होना शुरू हो जाती है।
तो ये जो चारा में अगर आप ये मेक श्योर करेंगे 80% फाइबर, तो इसका मकसद ये होता है कि वो जुगाली कराएगा। जुगाली से झाग बनती है, मुंह में सलाइवा बनता है, वो वापस आता है मैदे में, वो एक एसिड बेस जो है वो आपको वो बैलेंस करेगा। वो आप कह लें कि वो एसिडिटी बफर है, बफर के तौर पे नेचुरल काम करता है। आप सोडियम सोडा भी दे रहे होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आप फीड में शामिल कर रहे होते हैं इसीलिए ताकि वो मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करें। लेकिन ये एक कुदरती तरीका होता है। एक तो इससे आप जानवर का निज़ाम एक प्रॉपर एक ट्रैफिक की तरह होता है। अगर आपने ट्रैफिक जो है बहुत स्पीड में किसी जंक्शन में से गुजारना शुरू कर देंगे तो वहां ओवर मतलब एक क्राउडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये फाइबर जो है उसको ट्रैक में लाने के लिए है कि एक मतलब एक प्रॉपर जो नॉर्मल रफ्तार से आपकी डाइजेशन हो और प्रोसेस जा रहा हो और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा। तो इसलिए फाइबर बहुत जरूरी है ताकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका और चारे की जिसामत जो है वो तभी इफेक्टिव फाइबर उसको कहते हैं जो चारे की जुगाली करवा सके। अगर बहुत ही चारे का साइज छोटा होगा तो वो जुगाली का अमल नहीं करवाएगा, क्योंकि वो अंदर वो पहले ही ऊपर ऊपर से वो जाना शुरू हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया की रेंज में होगा, बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और वो आगे गट्स में जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन जुगाली नहीं शुरू करवा सकेगा। लेकिन जुगाली के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि प्रॉपर जिसामत हो उस चारे के साइज की। तो जी लास्ट जो है हमारे पास नमकियात की जरूरत है। नमकियात में जो बुनियादी चीज है हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस, दो बुनियादी बड़ी नमकियात हैं जो जानवर की नशोनुमा के लिए जरूरी होती हैं। बाकी इनको हमें इंग्लिश में हम लोग मतलब मिनरल्स जो है वो कहते हैं। इसके अलावा दूसरे भी मिनरल हैं, लेकिन इनका जो थंब रूल होता है वो जिस्मानी वजन और दूध की मिकदार के हिसाब से। कैल्शियम चूंकि दूध का हिस्सा भी होती है, जिस्मानी ढांचे फ्रेम का हिस्सा भी होती है, तो ये जिस्मानी वजन और दूध की मिकदार के हिसाब से होती है। तो कैल्शियम की जरूरत जो है तकरीबन आप समझें कुल खुश्क मादा का 6% से लेके 6.8% तक होती है, जबकि फास्फोरस की जरूरत 3.2 से लेके 3.8 तक होती है। तो ये एक थंब रूल है कैल्शियम और फास्फोरस के लिए। तो यहाँ तक जो है ये देखें, ये सारे जो है बहुत वसी टॉपिक्स हैं। इन पे हर टॉपिक पे अलग अलग एक प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक बेसिक जो है जानवरों की फीड के हवाले से आइडिया देने की कोशिश करूं कि जरूरियात के साथ चलना कितना इम्पोर्टेंट है जानवर की बेहतर नशोनुमा के लिए और बेहतर कारकर्दगी के लिए। तो ये इधर मैं इंशाल्लाह इसको इख्तिताम करता हूँ इन स्लाइड्स का, और अब मैं आपको एक्सेल शीट की तरफ लेके जाऊंगा जहां पे मैं आपको अपने फार्म पे फॉर्मुलेशन जो मैं करता हूँ उसका मैं आइडिया दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि काफी हद तक आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी होंगे, आप स्लाइड से रिलेटेड कर भी सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्जों में भी और कुछ तकनीकी लिहाज से भी मैंने एक्सप्लेनेशन की है इन स्लाइड्स में, जो जनरली पूरे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हैं जानवरों की जरूरियात के लिहाज से। तो ठीक है जी, मैं अब मेरा इतना बड़ा फार्म नहीं है, लेकिन मैं एक अभी आपको बताऊंगा कि मैंने डे 1 से ही जानवरों को उनकी ज़रूरियात के हिसाब से चलाने के लिए मैंने फार्मूलेशन को अपनाया हुआ है, और उन्हीं के हिसाब से मैं हर गाय की अलहदा एक आइडिया ले लेता हूं कि इसकी ज़रूरियात कितनी बन रही हैं, और फिर जो है उनके हिसाब से फिर मैं उसकी फार्मूलेशन करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है, मैं खोलता हूँ, यानी इसमें ये आप देख सकते हैं कि मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं। तो ये मेरी मिड लैक्टेशन काउज हैं, और इसमें 3 जो हैं ऑलरेडी लेट लैक्टेशन में भी हैं। तो ये 9 काउज हैं। इन 9 की आप देख सकते हैं कि मैंने फीड, न्यूट्रिएंट एनालिसिस और एनिमल रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग एक एक्सेल शीट बना रखी है। ये 9 काउज के लिए 9 अलग हैं। डेफिनेटली ये मतलब 100 काउज के लिए मुश्किल काम है, लेकिन ये मेरे लिए बेसिक को समझने के लिए मैंने इसका इंतखाब जरूर किया है कि मैं हर एक गाय की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बना के रखूं, ताकि फ्यूचर में जब मेरे पास नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा हो तो मेरी एक बेस लाइन मेरे पास सेट हो, और मैं आराम से जानवरों को ग्रुपिंग में करके इजीली उनकी फीड फॉर्मुलेट कर सकूं।
तो जैसे अभी मैं आपको एक नमूना दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। तो ये 9 शीट्स हैं 9 काउस की, और फिर ये एक मैंने एक जनरल शीट बनाई हुई है। बेसिकली मैं इसी को यूज करता हूँ, और ये ऑटोमेट है इन 9 शीट्स के साथ। यानी जो डाटा मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ इस शीट में, लास्ट वाली में, वो ऑलरेडी इसमें से ऑटोमेट होके यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है इस शीट में। तो ये मैं जो मेरी ऑटोमेशन वाली शीट है मैं उसको ओपन करता हूँ। इसके 2 हिस्से हैं। इसके 2 हिस्से, ए से, कॉलम ए से लेके कॉलम एम तक, ये इनपुट्स हैं जो मैंने करनी होती हैं इन 9 काउस की, अपनी 9 काउस की यहाँ पे मैंने इनपुट करनी होती हैं चीजें, जो जो इंफॉर्मेशन मैंने देनी होती हैं। तो बाकी कॉलम एन से लेके ऑनवर्ड जितने कॉलम्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ऑटोमेटिकली उन 9 शीट्स में से आ जाती है, हर गाय की इंडिविजुअली शीट्स में, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो अभी मैं आपको ना, आप मुझे फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको मॉडल दिखाता जाता हूँ कि कैसे हो रहा है सारा चीज, मैं कैसे इजीली फॉर्मुलेट करता हूँ। तो ये काउज मेरी DIM, डेज इन मिल्क के हिसाब से हैं। यहाँ पे मैंने काउज की ग्रुपिंग की हुई है। 3 काउज मेरी लेट लैक्टेशन के में है। लेट लैक्टेशन में यानी मैंने रिप्रोडक्शन के लिहाज से एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है। कुछ मुझे चैलेंजेस थे, इंशाल्लाह लेसन लर्न्स हैं, नेक्स्ट में हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। ये डेज इन मिल्क 240, 238, 229, ये 3 मेरी काउज हैं। ये लेट लैक्टेशन में है। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज कर लिया है 2 को प्रेग्नेंट करने में। तो डेज इन प्रेगनेंसी मैंने इधर मेंशन किया है। और यहाँ पे एक मेरी 4th काउ है, वो 210 डेज इन मिल्क में है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। ये जो मेरी काउ है नंबर 3, ये 229 डेज इन मिल्क में तो है, लेकिन इसको कुछ इसका रिप्रोडक्शन इशू था, मतलब ये टाइम पे हमें कंसीव नहीं कर सके। इंशाल्लाह हम सितंबर में इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जितनी भी काउज हैं हम सितंबर में उनका प्रोटोकॉल लगाने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। तो डेज इन मिल्क मैंने इनपुट कर दिए इस कॉलम में कि कितने कितने दिन उनको बच्चा दिए हुए हैं। डेज मिल्क केजी पर डे, ये मैंने उनकी रिसेंट मिल्क प्रोडक्शन लिखी है जो आजकल वो दे रही हैं इतने दिनों में। और उसके बाद डेज इन प्रेगनेंसी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये डेज में है। और फिर ये बॉडी वेट है इनके, एम्प्टी बॉडी वेट नॉर्मली हम लेते हैं मिल्किंग के बाद, खाली पेट, ये हमने यहाँ पे पुट किए हैं। एम्प्टी बॉडी वेट ही पुट करने चाहिए, वही आपको बताएंगे कि एनिमल में कितने बॉडी रिजर्व्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक शीट दिखाना चाहूंगा, एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा एक काव की शीट की। ये वो मेरी एक इंडिविजुअल काव है जिसमें मुझे कोई चीज फीड नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली यहाँ से डाटा मुझे वहां आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट वाला पार्ट दिखाता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन की है ना, वो मैं हर काव का इंडिविजुअली यहाँ पे मैं शो करता हूँ ना। तो फॉर एग्जांपल ये पहला पार्ट अगर देखते हैं तो ये टोटल सारा पार्ट बिलोंग करता है ड्राई मैटर इनटेक की फॉर्मुलेशन से, DMI रिक्वायरमेंट्स की। इसमें जो डाटा मुझे फीड करना होता है वो जो यूज हो रहा है वो खाली सिर्फ जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन में दिखाया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इसमें वही चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं कि FCM इन kg, वीक ऑफ लैक्टेशन, बॉडी वेट और मिल्क प्रोडक्शन। तो बाकी इंफॉर्मेशन सारी एक्स्ट्रा है। फैट इन मिल्क में 3.8% मैं कंसिडर करता हूँ, तो बॉडी वेट में यहाँ डाल देता होता हूँ जानवर का। उसी तरह ये देखें, ये 565 जो है ना, और ये जो मिल्क प्रोडक्शन 33 आ रही है, ये मेरी उसी पहली शीट में से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। यानी ये मेरी वो काव है ये वाली। तो यहाँ जब मैं फीड करता हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी मिल्क प्रोडक्शन 35 करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस काव की जो जाके ये रिक्वायरमेंट्स में, ठहरे वो मैंने अनहाइड किया हुआ है, तो ये 8131 है, ठीक है। 8131 में जाऊंगा तो जी ये देखें मैंने वहां इनपुट किया पहली शीट में। यानी मुझे इन सारी शीट्स में कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली मैं सिर्फ जो प्ले करता हूं वो मैं अपनी इसी शीट के साथ प्ले करता हूं। तो यहाँ पे मैंने अब इसको दोबारा मैं 33 करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वो काउ जो है उसका मिल्क यहाँ पे देखें 33 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी शीट में, एफसीएम वाला फार्मूला ड्राई मैटर निकालने के लिए। तो ये मेरी जब 23 ड्राई मैटर आएगी रिक्वायरमेंट यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स पैक फीडबैक जाके कर देगी उस मेरी पहली शीट पे जाके। यहाँ पे ये ग्रीन कलर्स के जो कॉलम है ना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये मैं इनपुट्स देता हूं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, ये 23 फॉर एग्जांपल मैं इसके जो डेज इन मिल्क हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी काउ जो नंबर 7 है, डेज इन मिल्क में कर देता हूं। अब आप ये देखिए कि आप यहाँ पे आई रखेंगे इस पे, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ येलो के, ये इसकी चेंजेस करने के लिए। डेज इन मिल्क फॉर एग्जांपल मैं 70 कर दूंगा अगर, यानी यही सूरत हाल रहेगी, यही रहेगा। तो ये देखें कि डीएम जो है वो 23 से 2 किलो कम होके 21 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली उस शीट में जाता है, वहां फॉर्मुलेट होके वापस इस शीट में आ जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको दोबारा कर देता हूं जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो ये तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं रिक्वायरमेंट्स को, यानी ये ग्रीन कॉलम सारे जो हैं ग्रीन वाले, ये सारे मेरी वो फीड फॉर्मुलेशन हर एक की इंडिविजुअली काउज से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहे हैं। अब येलो वाले वो हैं जो मैं देता हूं, यानी मैं सप्लाई कर रहा हूं येलो वाले कॉलम्स। ठीक है, और सॉरी ये व्हाइट वाले कॉलम जो हैं वो मैं सप्लाई कर रहा हूं, और येलो वाला जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि जो मैंने सप्लाई की है उसमें से कितनी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। और सप्लाई करने के लिए मेरे पास ये 4 चीजें हैं। मैंने अपनी पिछली पोस्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि जो मैं वड्डा बनाता हूं ना, उसमें मैं मिनरल वगैरह या कोई भी बाईपास फैट जो चीजें हैं उनको मैं अलग से देता हूं। मैं उनको वनडे का हिस्सा नहीं बनाता, क्योंकि मैं उनको एज पर एनिमल रिक्वायरमेंट के देता हूं कि उनकी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से देता हूं। जहां आप देख रहे हैं कि ये मैं जो मिनरल यूज कर रहा हूं मैं 100 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से दे रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरह बाईपास फैट, आजकल गर्मी है तो मैं आजकल गर्मी में मैं 277 ग्राम पर काउ जो है मैं वो दे रहा हूं ना। तो मेरी मेन बुनियादी चीजें ये 3 हैं। ठीक है, साइलेज मैंने जो है हमने इनटेक के हिसाब से देखा है कि ये जो एवरेज हमारा साइलेज है ना, ये 9 गाय जो है तकरीबन 210 से लेके 240 तक खा जाती हैं। तो मैंने इसको एवरेज जो है 25 kg फॉर्मुलेट किया है कि मैं 25 जो है साइलेज करूंगा सब गाय को। ठीक है, फॉरेज के लिहाज से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो ये मुझे एनर्जी में हेल्प करता है, मकई का साइलेज एनर्जी की सप्लाई पूरी करने के लिए। दूसरा ये मुझे फॉरेज एनडीएफ में मदद करता है। ठीक है, अब आपको मैं जो चीजें बताता हूं कि जो मैं तरीकाकार देख रहा हूं, जो मैंने रिजल्ट देखना होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने सारी 9 काउज की मेरी डीएमआई बनी 185 kg, यानी मुझे पूरी जो 9 काउज मेरी इकट्ठी खा रही हैं तो मेरी जो कुल खुराक हो उसका डेली का खुश्क मादा 185 किलो जरूर होना चाहिए। इसी तरह एनर्जी जो मेरी बन रही है वो जरूरियात के हिसाब से वो 487 यानी 487 मेगा कैलोरी पर डे बन रही है 9 जानवरों की, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब रिक्वायरमेंट जो वही है जो मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन की हैं। आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स देख लेना। तो एक और मैं चीज आपको बताऊं कि ये जो 3% 3 दर्जा बंदी है ना, हमेशा जानवर की जो ग्रोथ है वो 3 बॉडी कंडीशन स्कोरिंग के लिहाज से की जाती है। तो मेरी शीट में ये ऑप्शन है कि मैं करंट बॉडी कंडीशन कर देता हूं। ठीक है, अगर मेरी गाय का करंट बॉडी कंडीशन स्कोर 3 ही है ना, तो जितना मैंने वजन इनपुट किया हुआ है ना वो उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यानी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनती है हमेशा 3 दर्जा बंदी के हिसाब से बनती हैं। ठीक है, अब अगर मेरी गाय का वजन बॉडी कंडीशन स्कोर 2.5 है लेट्स से, ठीक है, तो मेरी 565 वाली गाय का वजन जो है वो चेंज होके 603 हो गया। इसकी भी फॉर्मुलेशन है जो मैंने सॉफ्टवेयर ब्रेक करके की थी एनआरसी का, कि इसका मतलब ये है कि जब मेरी 2.5 वाली काओ जब 3 BCS बनेगा तो उसका वजन 565 से बढ़कर 603 ग्राम होगा, 604 ग्राम। ठीक है, तो ये मैंने ऑटोमेशन की हुई है जिसमें मैं खाली इसको भी मैं ये अभी नेक्स्ट करने वाला हूं कि करंट BCS के कॉलम को मैं यहां ले जाऊंगा, इसी में एडजस्ट करूंगा, यहां आना चाहिए ये कॉलम, ताकि ऑटोमेटिकली जो है ये वहां चीजें रिफ्लेक्ट हो सकें। तो इसी हिसाब से देखें कि ये मुझे टारगेट बॉडी कंडीशन जो मैंने टारगेट रखे हुए हैं ना, मेरा ये मेच्योर बॉडी वेट जो है 680 है, यहाँ पे देखें। उस हिसाब से मैंने वेट एट फर्स्ट सेकंड काविंग
अगर तो वो दूसरे सूए पहले सूए वाली हैं तो दूसरे सूए में मेरा उनका टारगेट ये है, तीसरे सूए में वो बढ़ता जाएगा इस तरह से, मतलब ये चीजें डेज टू गेन फ्रेम ग्रोथ, ये 280 डेज, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 0 डेज इन प्रेगनेंसी में है तो ये 280 डेज रहेंगे तो वो नॉन प्रेग्नेंट कर, तो इन दी एंड ये फ्रेम ग्रोथ के लिए मेरे पास जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से 0.3 मेगा कैलोरी बन रही है। तो ये सारी जो है ना ये वही बेस कर रही है, आपके पैजन की बात है, आपने ये सारी चीजें खुद कर लेनी है जब आप रिक्वायरमेंट्स को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। ये शीट्स अगर मांगने पे मैं शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से हो जाती हैं कि जमा तफरीक एक्सेल पे है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी वाला ये मेरा कॉलम है ना, इन दी एंड कुल मिला के, मेंटेनेंस एनर्जी मिला के, लैक्टेशन की एनर्जी मिला के, ग्रोथ की मिला के, रिप्रोडक्शन जो है वो निगलिजिबल होती है। अगर वो 90 डेज से कम है तो वो आप समझें कि वो बिल्कुल जीरो है, जीरो समझ लें, वो ऑटोमेटिकली ये प्लस में तब जाएगी जब 190 डेज से ज्यादा होगा जाना। तो टोटल नेट एनर्जी मेरे पास बन जाती है 36 कैलोरी। अब ये जो है ना ये मेटाबोलाइज एनर्जी में वैल्यू है, क्योंकि मैं फीड की जो वैल्यूज होती है ना मैं उनको मेटाबोलाइज एनर्जी में लेता हूं, इसलिए ये इसका फॉर्मूला है कि ये जो आपकी नेट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये एफिशिएंसी होती है कि एक नेट एनर्जी मेटाबोलाइज एनर्जी नेट एनर्जी में किस एफिशिएंसी से चेंज होगी। तो इसका ये फॉर्मूला है कि इसको मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यानी इतनी मेरे पास मेटाबोलाइज एनर्जी अगर होगी तो मेरी जानवर को 36 मेगा नेट एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स की मैंने शीट बना रखी है कि सीपी जो है वो इन दी एंड मेरे पास रिक्वायर्ड बन रही है 3700 ग्राम, यानी इस जानवर के लिए जो 35 किलो दूध देता है, 3.2 फैट वाला जानवर है। तो इसी तरह फाइबर, टोटल फाइबर की मेरे पास रिक्वायरमेंट बन रही है 6.68, और इसमें फोरेज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 80% जो है वो फोरेज में से होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यानी मेरी 29% पे इसकी फॉर्मुलेशन हुई है, तो मैं 24% जो है मेरा फोरेज में से जाता है, और बाकी जो 5% जो जाता है वो कॉन्सेंट्रेट से ना। तो ये रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारे कॉलम ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ग्रीन कॉलम्स में अपडेट हो जाते हैं। तो ये मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यानी मेरे 9 जानवरों की प्रोटीन बन रही है रिक्वायरमेंट 29,000 ग्राम, यानी 29 किलोग्राम। इसी तरह मेरे जो जानवर हैं उनका जो चारे की जरूरत, एनडीएफ चारे में से जो बन रही है वो तकरीबन 54 ग्राम बन रही है, 53.5। इसी तरह कैल्शियम जो है वो तकरीबन 1400 ग्राम बन रही है, ठीक है। और तकरीबन ये 1000 ग्राम बन जाती है 0.38 के हिसाब से, डीएम के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट इसकी बन जाती है फास्फोरस की। आगे मेरे पास कॉस्ट का कॉलम भी है, तो ये कॉस्ट में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉस्ट पर लीटर भी आ जाती है मेरे पास, ठीक है। ये सारा कैलकुलेटेड मैं चल रहा होता हूँ। अब ये जो व्हाइट वाले कॉलम हैं ये कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट वाले कॉलम कैसे आते हैं, ठीक है। मैंने अपना जो फार्म का वंडा जो मैंने अपने इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ ना, मैंने लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ राशन वंडा कैलकुलेशन की, मेरी एक अलग दूसरी शीट है, ठीक है। इसमें देखें कि मैंने मेरे पास मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मैं अगर वनडे वाले इंग्रेडिएंट्स को लूँ ना तो मैं करता हूँ सिर्फ कनोला मील, सॉरी कनोला केक। कनोला मैंने अपना काश्त किया था खुद, 17 एकड़ 18 एकड़ अपने जानवरों के लिए, ठीक है। अब ये देखें सारी उनकी जो ये एनआरसी से मैंने वैल्यूज ली हुई हैं सारी ऑलरेडी, ठीक है। ये एनआरसी के स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें पूरी डिटेल वैल्यू भी है, लेकिन ये मैंने कॉलम मिनिमाइज किए हुए हैं सारे ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे। अच्छा, ये मुझे अनब्रेक करना पड़ेगा, मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसको एडिट कर सकूंगा। मैंने कुछ चीजें प्रोटेक्ट खुद की होती हैं, क्योंकि चीजें चेंज करके उनका ठीक है। ये जर्नल वनडे वाला है, तो इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी ये सारा, इसको मैं देखें, ये यहाँ पे देखें कि ये सारी मैंने हर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मैंने प्रोटीन एनआरसी स्टैंडर्ड से ली हुई है कि उसकी अंदर सीपी कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल अल्फा मील है, कैनोला केक है, तो उसकी मैकेनिकल एक्सपेलर जो मैं यूज कर रहा हूँ 37.8 सीपी परसेंट होता है, और उसमें 70% जो है आरडीपी ह्यूमन डिग्रेडेबल और
सीपी का, और आरयूपी तकरीबन 30%, यानी ये बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी जो हमारे जानवर को चाहिए होती हैं उसी तरह ये बन रही हैं। ठीक है, ये फर्दर आगे भी चीज़ें हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, नॉलेज के लिए, तो इसलिए मैंने उनको ये देखें, दो लिमिटिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन और मिथायोनिन, तो इनकी भी मैंने ये रेंज निकाली हुई है कि ये भी सफिशिएंट मिकदार में ये जानवर को मिल जाते हैं अगर मैं ये अपनी फार्मूलेशन देखूं। इसी तरह फाइबर में मेरे पास मैंने सारा ये ब्रेक किया हुआ है अपने एनआरसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो मेरे पास सारी मेरी सप्लाइड क्वांटिटीज आ रही होती हैं, लेकिन मैं जो जनरली देता हूँ फोकस रखता हूँ मेन पे कि वो कितने जानवर को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेट होके मेरी उस फर्स्ट शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सर खाली आपको आइडिया देने के लिए कि मैंने अपने वंडा का एक स्टैंडर्ड बना दिया है, और खाली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मेरे पास ये दो हाई प्रोड्यूसिंग काउज हैं जहां पे मैंने 15 केजी वंडा लिखा हुआ है। ठीक है, जो मेरा 20 सीपी वाला 2.9 मेगा कैलोरी वाला वंडा है पर किलोग्राम ड्राई मैटर वाला, वो मैं 15 किलो में इनको दे के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका वेट भी गेन कराया है इस इतने दूध में 33 में, ये दोनों के वेट अल्हम्दुलिल्लाह गेन हुए हैं, बेहतर हुए हैं पहले से। तो और जो दूसरी चीजें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये चीजें चेंज करता हूं तो देखिएगा आप, इनके वाइट कॉलम्स चेंज होते हैं खुद ऑटोमेटिकली, यानी वो उनका डीएम भी कम हो गया उसका, मैंने अगर 15 से 14 किया तो ये डीएम उसका कम हो गया। ठीक है, तो ये इनकी मैक्सिमम रेंज है, और ये मैं मैक्सिमम जाने की कोशिश करता हूँ कि इतना इनटेक जो है, फिर हम जानवरों का रिस्पांस भी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना जानवर रेजिड्यू करेंगे फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई चीज ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, यही सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग की है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है, एक आइडिया दिया है कि ये कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैसे मैं फॉर्मुलेट करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि माइनस येलो में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में मैं बाईपास फैट चूंकि यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं 8 मेगा कैलोरी जो है वो प्लस में दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने जानवरों को। ठीक है, और इसी तरह प्रोटीन जो है मेरी जो कैलकुलेशन के हिसाब से जा रही है विदाउट एनी यूरिया, विदाउट एनी एनपीएन, में एनपीएन का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि एनपीएन का रिस्क ये होता है कि अगर आपकी अमोनिया ज्यादा पैदा होनी शुरू हो जाएगी मैदे में, माइक्रोबायल बैक्टीरिया जो है उनको यूज तो करेंगे, लेकिन अगर वो उनकी इस्तेमाल से ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाएगी तो वो जानवर के लिए नुकसानदेह है, टॉक्सिक है, ये बहुत सारे डॉक्टर हजरात जानते हैं इस चीज को, इसलिए मैं एनपीएन का रिस्क लेता ही नहीं हूँ। उसकी तो जो इंक्लूजन है होती है यूरिया की, वो बड़े मोहतात होकर करनी होती है, बड़े एक्सपर्ट की जेर निगरानी करनी होती है, लेकिन जब आप गजा की दूसरी चीजों से चीजें पूरी कर सकते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है यूरिया इंट्रोड्यूस करने की। तो मैं तो यही टू बी ऑन सेफ साइड में अपने जानवरों की प्रोटीन अब देखें, मुझे 29,000 में से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहा हूँ 27,000 ग्राम अपनी खुराक से देने से। इसी तरह कैल्शियम की भी मेरी पूरी है, और फास्फोरस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी है, और मैंने डीसीपी को चेंज कर दिया था 2 से मैंने 1% कर दिया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अच्छा, अब ये क्या है, देखें ये नीचे आपको 2 विंडोज नजर आ रही हैं, फोरेज टू कंसंट्रेट रेशो, इसका मतलब ये होता है कि आप ये कुल जो खुश्क मादा 181 ग्राम दे रहे हैं ना, किलोग्राम दे रहे हैं 181 केजी, उसमें से चारे में से कितना जा रहा है और वंडों में से कितना जा रहा है। तो ये जो रेंज बन रही है 43% चारे में से है और 57% वंडा में से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेंज भी मेरी एक अच्छी है, क्योंकि मैं इसमें फाइबर भी मेंटेन कर रहा हूं। ये आप देखें मैं 55 केजी फाइबर चारे में से दे रहा हूं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम जानवरों के उसके लिए बेहतरीन है। ड्राई मैटर कितना जा रहा है वनडे में से, 102 किलो ड्राई मैटर वनडे में से जा रहा है, और 79 केजी ड्राई मैटर जा रहा है साइलेज में से, क्योंकि 225 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 35% से, तो ये आपके पास याद है। तो ये मेरे पास ये भी कैलकुलेशन है पूरी कि मैं कितना ड्राई मैटर किस चीज से दे रहा हूं। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे मजे की बात है कि इसी पहली शीट में मेरे पास ना फॉर्मुलेशन आ जाती है कि जब मैं ये चीजें इनपुट करता हूँ 10 किलो वंडा या ये सारी चीजें, तो मेरे पास क्वांटिटीज कितनी बढ़ जाती हैं। अब चूंकि मैंने अपने जानवरों को इकट्ठा ही रखा हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में मैंने प्लानिंग करनी है ना कि मैं हाई ग्रुप को अलग कर दूं,
और लेट ग्रुप को अलग कर दूं, तो उन्हीं शीट्स में से ऑटोमेटिकली मेरे वनडे की क्वांटिटी एडअप होके यहाँ आ जाती है कि अगर आपने कल को लेट वाले जानवर अलग करने हैं और हाई वाले अलग करने हैं, तो आप उनका जो आपको वनडे के अज्जा जो आप देते हैं अपने वनडे की फॉर्मुलेशन के, वो इतने बनेंगे टोटल 80 किलो, जिसमें से 32 किलो दलिया बनेगा मकई का, 25.6 ये कनोला बनेगी वगैरह वगैरह। इसी तरह ये आपकी बनेगी लेट लैक्टेशन वालों का 32 किलो। 25-25 किलो साइलेज तो मैं दे ही रहा हूँ, वो साइलेज इनके साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये यानी मुझे ये आइडिया बता देता है कि अगर आपने जानवरों को अलग भी करना है ना, तो सिंपली आप उनके वनडे जो है ना इस तरह अलग कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पे। अब चूंकि मेरे जानवर इकट्ठे खा रहे हैं, तो मैं 32 और ये 40 जो है ना, ये सारा इकट्ठा ही मिला के यानी तकरीबन ये बनता है 112 किलो। तो मैं आजकल दे रहा हूँ 107 किलो, क्योंकि मैं क्या डिफरेंस दे रहा हूँ, मैं 4 किलो मकई कम दे रहा हूँ आजकल ना गर्मियों की वजह से। तो ये मेरा 107 जमा 104 107 जमा 4 111 किलो बनना चाहिए ना। 32 और 80 को जमा करके 112 बनता है। तो ये फर्क सिर्फ यही आ रहा है कि 4 किलो में मकई इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बाईपास फैट इंट्रोड्यूस की हुई है और मैं एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया हुआ है गर्मियों की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से मेरे पास एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। तो जैसे ही जानवर थोड़े से होंगे तो मैं वनडे की कंसंट्रेशन दोबारा अपनी वहीं पे ले आऊंगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं और ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मैं कैसे ये करता हूँ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रैक्टिकल फार्मिंग करें, जैसे आतिफ अरशद भाई का कमेंट था कि पहले दिन से ही आप कैलकुलेटेड चलें। मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ कि मैंने पहले दिन से ही 50,000 भी मुझे लगाना पड़ा, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर लिया। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, डेयरी केयर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, समटाइम वो सर्वर जो है उनका थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है। ये डेयरी केयर के नाम से मेरा सॉफ्टवेयर है। इस पे जो है सारी मैनुअल इनपुट्स मैं अपने जो फार्म डॉक्टर हैं वो मुझे डेली भेज देते हैं और ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये सारा मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, मैं खुद ही अपडेट करता हूँ। मेरे पास सारी खुद ही मिल्क रिपोर्ट्स हैं, डेली मिल्क रिपोर्ट आपको मैं जो मैंने लेटेस्ट अपडेट की थी वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो 21 जुलाई का डाटा है वो 250 हुआ था। ये मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है हमारा। 21 जुलाई को जो थी उसमें से जो 6 मेरी हाई लैक्टेशन काउज हैं वो आप देखें कि 29.67 लीटर उनकी एवरेज निकली है और ये 24 में से 2 प्रेग्नेंट हैं, ये वाली लेट लैक्टेशन वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एवरेज भी 24 आई है 3 काउज की। तो टोटल मेरी फार्म एवरेज बनी है 27.8 यानी कि 28 लीटर्स। इसी तरह मेरे पास फीड का रिकॉर्ड मौजूद है। फीड के हवाले से मैं स्टॉक में जाता हूँ, सारी इन्वेंट्रीज मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ। यहाँ से फीड कॉस्ट एनालिसिस है मेरे पास आ जाता है कि मैं कितना इनपुट कर रहा हूँ और कितना मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे रेट्स इसमें दर्ज करते हैं। तो ये खुद ही दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। तो यानी ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। यानी 20 जुलाई को जो खुराक यूज हुई थी कि कौन सा साइलेज, मैंने आपको बताया कि समटाइम इनटेक 242 भी इनपुट हो जाती है, समटाइम 220 हो जाती है। तो एवरेज मैंने 25 फॉर्मुलेट किया हुआ है कि बाईपास फैट दे रहे हैं 2.5 किलोग्राम 9 एनिमल्स को 600 रुपए की। मेनोनिक 50 के नाम से एक प्रोडक्ट है, वो मैं यूज करा रहा हूँ। मेरे पास पड़ी हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है, तो वो भी मैंने जानवरों को दिलवा दी थी। वो 259 उसका रेट बना था। सोडियम बाइकार्बोनेट 70 रुपए। मेज ग्लूटेन, इसमें जो है बच्चों की खुराक शामिल होके ये बन रहा है। ये सारी 3 बच्चियों की भी खुराक है, इसमें एडअप हो रही है उनको। अच्छा, बच्चों को भी मैं एक ही वंडा देता हूँ और उनकी मैंने फॉर्मुलेशन में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे की हुई है। बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम, लेकिन मैं मादरत चाहता हूँ ये चीजें कवर करने के लिए, ये सारा बहुत जरूरी था। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, मैंने हर जो 3 बछड़ियां हैं उनको ग्रुपिंग में मैंने किया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ। उनके लिए भी मैं एक ही वंडा यूज करता हूँ।
यानी ये मैंने उनके लिए कंसंट्रेशन बनाई हुई है। समटाइम वो 10 किलो साइलेज ही दे देते हैं, समटाइम 15 से 20 भी चला जाता है। तो ये मैं उसको जितना अगर वेरिएशन हो डेली के हिसाब से, इनटेक के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो ताकि मुझे पता हो कि क्या उनमें डीएमआई कैसे इम्प्रूव हो रही है। ये पर एनिमल है तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है। तो इसलिए जो है ये बछड़ियों को मैं इंशाल्लाह अलग करूंगा। तो ये बड़ा नाइस एक्सपीरियंस है जी, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करें, रिकॉर्ड कीपिंग करें। कंसल्टेंसी की बात की, अगर प्योर एनिमल्स हैं तो प्रॉपर डॉक्टर को हायर करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मुझे किसी बीमारी का नहीं पता कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर को रखें जिसको सारा इंजेक्शन लगाना, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करना, डायग्नोसिस करना आता हो। आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, जिस आप उससे इंफॉर्मेशन लें भी, लेकिन काम उसी को करने दें। बाकी मेरा ये पैशन था, मैंने इसको किया है स्टडी, और अभी अगला पैजन इंशाल्लाह मेरा रिप्रोडक्शन का है। मेरी कोशिश है, मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ। अब मेरी मिसेस भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं काफ़ी हेल्प लेता रहता हूँ। कोई भी मेडिकल टर्म्स हैं तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो बहुत शुक्रिया। अब आखिर पे मैं यही कहूँगा कि मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ, और आप लोग कोई कमेंट्स हैं तो इंशाल्लाह, अदरवाइज फिर वीडियो को स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह जी। जी, आपके कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको इंशाल्लाह स्टॉप करेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि ये कंप्यूटर फ्रीज ना हो जिसकी वजह से हम वीडियो लूज कर दें। अच्छा, लाइव कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच श्याम, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत शुक्रिया। और भाई हाँ, जो मैं आखिर पे एक बात करना चाहूंगा कि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं अपने फार्म से ही कॉर्न जो है यूज कर रहा हूँ, और अपने फार्म से ही कैनोला यूज कर रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं बाहर से लेता हूँ ना, मैं मेक श्योर करता हूँ कि उनमें क्वालिटी जो है उनकी वो खराब नहीं है। अगर आप क्वालिटी को यकीन बनाएंगे तो यकीनन फिर वो आपको कभी टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको देखने में ही चीजें जो हैं वो बड़ी अच्छी लग रही होंगी। टेस्ट तो समटाइम मेरा जो मानना ये है कि टेस्ट आपको उन चीजों का कराना पड़ता है जिनमें आप शक शुबात में मुब्तला हो। तो आप सबसे पहले ये जो शक है इसको दूर कर सकते हैं। शक को दूर करें आप, उससे इंग्रेडिएंट्स को क्वालिटी मेक श्योर करें उनकी कि वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह जी। मैं शीट शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मिर्जा इरफान अहमद कोई डिकेड बेस पे मिनरल यूज कर रहे हैं। डिकेड आपने खुद ही कैटाइन और एनाइन को लेके चलना होता है। ये पीएच मॉनिटर करेंगे, मैं यूरिन की पीएच, और फिर उसके हिसाब से वेरिएशन करेंगे। लेट्स सी कि कैसा रहता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। काइंडली वीडियो को शेयर भी करें, और शायद मैं, आप सवाल जितने होंगे आप कर सकते हैं बाद में, लेकिन मैं काफ़ी अभी थक गया हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं बाद में आंसर करूं बहुत सारे कमेंट जो वीडियो पे होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के टाइम का। हाँ जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरा इरादा है कि मैं हीफर्स और जो काव्स हैं और हीफर्स हैं इन पे प्रोग्राम रखूंगा, इन पे स्लाइड्स बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, सबको मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।